नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है एयरफेयर पे। छुट्टी हो या त्यौहार, महंगे टिकट की मार। देश में त्योहारी सीज़न हो या छुट्टियां या कोई इमरजेंसी हालात, हवाई टिकटों के दाम अचानक कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे आम आदमी परेशान हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों की एक कॉपी 2 हफ्ते के अंदर दाखिल की जाए। केंद्र ने आज कोर्ट को बताया कि नियम लगभग तैयार हो चुके हैं और इन्हें अगले 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। आज हम बात करेंगे कि एयरलाइंस की आखिर ये मनमानी क्यों होती है और क्यों त्योहारों के दौरान, छुट्टियों के दौरान या कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाए उसके दौरान अचानक से हवाई किराए बढ़ जाते हैं। इसके पीछे का गणित क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। हवाई सफर अब आम आदमी के लिए राहत नहीं बल्कि जेब पर बोझ बनता जा रहा है। मनमाना किराया, छिपे हुए चार्ज और सामान की सीमा में कटौती को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक जनहित याचिका में सीधा आरोप लगाया गया कि निजी एयरलाइनों के पास किराया बढ़ाने की लगभग असीमित छूट है। आमतौर पर जब यात्रा की मांग सबसे ज्यादा होती है, यात्री मजबूरी में मुंहमांगी कीमत चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि निजी एयरलाइनों की मनमानी टिकट कीमतों और अतिरिक्त शुल्कों पर लगाम लगाई जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र नियामक बने, डायनेमिक प्राइसिंग पर निगरानी रखी जाए और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए जाए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हवाई किरायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई हो। 15 मई को अदालत ने साफ कहा था कि हवाई किरायों में संतुलन लाने की जरूरत है और केंद्र सरकार को यात्रियों को राहत देने के उपाय करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने यह भी कहा था कि एक ही रूट पर उड़ान भरने वाली अलग अलग एयरलाइनें एक ही दिन में अलग अलग किराया वसूल रही हैं। इससे पहले 19 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किरायों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की जांच की बात कही थी। त्योहारों के दौरान टिकटों के दाम आसमान छूने पर अदालत ने इसे सीधे सीधे शोषण करार दिया था और केंद्र सरकार के साथ ही डीजीसीए से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने इस समस्या को माना है। सरकार ने अदालत को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है और इससे जुड़े नियमों पर परामर्श की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इससे पहले पिछले साल 17 नवंबर को अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। याचिका में बैगेज नियमों पर तीखी आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि निजी एयरलाइनों ने इकोनॉमी क्लास यात्रियों के लिए मुफ्त चेक इन बैगेज की सीमा 25 किलोग्राम से घटाकर सीधे 15 किलोग्राम कर दी है। जो सुविधा पहले टिकट का हिस्सा होती थी, अब उसे कमाई का जरिया बना दिया गया। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि जिन यात्रियों को चेक इन बैगेज की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें कोई छूट या मुआवजा तक नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ऐसा कोई सक्षम प्राधिकरण मौजूद ही नहीं है जो हवाई किरायों और अतिरिक्त शुल्कों की समीक्षा कर सके या उन पर सीमा तय कर सके। याचिकाकर्ता की दलील है कि विमान अधिनियम 1937 के तहत नियामक प्रावधान पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन असरदार तरीके से नहीं किया जा रहा। याचिका में इसे सिर्फ किराए का मसला नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। दलील है कि मनमाना किराया, सेवाओं में एक तरफा कटौती, शिकायत सुनने की कमजोर व्यवस्था और अनुचित डायनेमिक प्राइसिंग एल्गोरिदम नागरिकों की समानता, आवागमन की आजादी और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों पर सीधी चोट है। अब एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना होगा कि एयरलाइंस के इस मनमाने किराए को लेकर सरकार अगला कदम क्या उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं परवेज दमानिया साहब, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के। हमारे साथ है रवि गोसाई, प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, और साथ ही वंदना सिंह, चेयरपर्सन एविएशन कार्गो, फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दमानिया जी, पहला सवाल तो यही, देखिए मैं अभी आपसे बात करते करते चेक कर रहा था, मेरे ख्याल से इस बार दीपावली 8 नवंबर को है और 7 नवंबर का मैं टिकट चेक कर रहा हूँ पटना का, मुंबई से पटना, 14,000 से ज़्यादा का फेयर है। मतलब 14,170 रुपये का फेयर हमें अभी दिख रहा है। अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग फेयर हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है। कई बार ये होता है कि चलो ठीक है, आपने त्यौहार से 2-3 दिन पहले टिकट लिए तो चलो हाई फेयर में मिल रहा है, लेकिन 4 महीने पहले अगर ये फेयर शो कर रहा है तो क्या आपको लगता है ये ठीक है, या इसके लिए क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है?
देखिए अभी सिचुएशन ऐसा है कि एयरलाइंस को भी बहुत डिसएडवांटेज हो गए हैं। हम्म, पहले तो फ्यूल प्राइस का प्रॉब्लम विच इज एक्सॉर्बिटेंटली हाई। दूसरा द प्रॉब्लम ऑफ द डॉलर डिप्रिशिएट, द रुपी डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द डॉलर। सो ऐसा नहीं है कि पेयर्स बढ़ा के एयरलाइंस आर मेकिंग सम रिडिकुलस मनी। एयरलाइंस को भी बहुत टफ जा रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट हर चीज में अगर रेगुलेट करना चाहती है और करेगी, तो फिर एयरलाइंस में कोई फ्रीडम नहीं रहेगा ना। देन एयरलाइंस वी वोंट बी एबल टू, द एयरलाइंस में नॉट बी एबल टू सर्वाइव। आज भी कोई एयरलाइंस को बड़े प्रॉफिट बना नहीं रहे। द सर्वाइवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड आई डोंट थिंक एयरलाइंस को इंटरेस्ट है कि पैसेंजर को फ्लीस करे या ओवर चार्ज करे, बट आई थिंक दे ऑल्सो आर डूइंग व्हाट इकोनॉमिकली मेक सेंस टू देम। इसलिए और मुझे लग रहा है अगर आप सोच रहे हैं कि एयरलाइंस आर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंटली ड्यूरिंग फेस्टिवल रीजंस एंड अदर टाइम्स, ये हिसाब से मुझे लगता है एयरलाइन शुड आल्सो सेल्फ रेगुलेट and see that they do not do things by which the government is to intervene and matter reaches the Supreme Court, and then a very high-handed decision is reached by the Supreme Court and government, and then the fares are completely regulated. इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर एयरलाइन सेल्फ रेगुलेट करके रीजनेबल काम करना चाहे और देखे कि ऐसी फेयर्स नहीं हो जिससे पैसेंजर को तकलीफ हो। देखिए एयरलाइन ने रियलाइज करना चाहिए, जो आज इंडिया में सक्सेस स्टोरी है एविएशन का, जो इतना ग्रोथ हुआ है बिकॉज द पैसेंजर इज होल हार्टेडली सपोर्टेड द एयरलाइन बिजनेस, और इसलिए इंडिया इज एट नंबर 3 नंबर 4 इन द वर्ल्ड इन द एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन अगर एयरलाइंस ही पैसेंजर को फ्लीस करने या ओवर चार्ज करना चालू कर दे, तो फिर पैसेंजर जाएगी किधर? अभी देखिए दो एयरलाइंस का तो मोनोपोली है खाली, एयर इंडिया और इंडिगो, और थोड़ा बहुत आकाशा। स्पाइस जस्ट मोरलेस वाइप्ड ऑफ द स्लेट। इसलिए these airlines also have to be reasonable. Government also have a balanced approach. देखिए आज तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि द गवर्नमेंट इज रेडी टू सपोर्ट द एयरलाइंस इन केस द एयरलाइंस आर गोइंग अंडर और हैविंग डिफिकल्टी। इसलिए मुझे कभी कुछ समझ नहीं पड़ता कि एक तरफ से गवर्नमेंट इज गोइंग आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट द एयरलाइन, द अदर वे द गवर्नमेंट वांट्स टू रेगुलेट द फेयर। सो आई डोंट नो वेयर वी आर हेडिंग। नहीं सर, मतलब ये बात जो आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सेल्फ रेगुलेशन की बात की और आपने कहा कि ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है और दूसरी तरफ रेगुलेट। मुझे लगता है सर ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सपोर्ट अपनी जगह है, रेगुलेशन अपनी जगह है। मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो सकता है कि मनमानी करें एयरलाइंस अपनी। कोई तो एक नहीं मैं कह रहा हूँ सर, कोई तो एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होनी चाहिए ना कि मान लीजिए अगर 5,000 का किराया नॉर्मल डे में है, तो फेस्टिवल के दौरान या कोई छुट्टियों के दौरान वो 5,000 का किराया कितने हज़ार का होगा? कोई तो रेगुलेशन होना चाहिए। अनाप शनाप बढ़ते हैं फेयर सर, आप खुद जानते हैं, आप इतना इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने देखा कई ऐसे मौक़ों पर जब कोई आपात स्थिति आई है, 1-1 लाख तक सर एक रूट के फेयर पहुंच जाते हैं। ये मनमानी नहीं, वो तो गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है। तो मतलब सवाल उसी का हो रहा था कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। कोई व्यक्ति 4 महीने पहले अगर प्लानिंग कर रहा है, मैं 4 दिन पहले की बात समझ सकता हूँ, अगर 4 महीने पहले भी प्लानिंग कर रहा है फेस्टिवल का, तब भी उनके साथ यही हो रहा है, तो ये तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग है ना सर। कंज्यूमर फ्रीडम है कहाँ? फिर कंज्यूमर राइट्स कहाँ बच जाते हैं? मैं आऊँगा आपके पास, हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं। रवि गोसाई जी, आप बताइए सर। जैसे अभी दमानिया सर ने कहा, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या रास्ता है इसका? मैं ये नहीं कहता हूँ कि एयरलाइंस घाटे में चले जाए, क्योंकि एयरलाइंस का होना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ट्रेवल करना, क्योंकि अगर वो घाटे में रहेंगी तो वो चल नहीं पाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो फिर पैसेंजर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। वो अलग बात है, लेकिन कंज्यूमर भी सर्वाइव करे, उनका राइट्स भी सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या विन विन मैकेनिज्म होना चाहिए? धन्यवाद जी। आई थिंक अभी जैसे दमानिया जी ने भी कहा कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपने जैसे बोला कि एयरलाइन को भी चलना जरूरी है। कंज्यूमर तभी उसको यूज कर पाएगा जब एयरलाइन रहेंगी। तो आजकल जो डायनामिक प्राइसिंग है, कोई भारतीय मॉडल नहीं है ये। सबसे पहले तो ये समझिए, ये एक एविएशन इंडस्ट्री को जो दुनिया भर में अपनाया जाने वाला रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें सीटों का बेहतर उपयोग करके देखा जाता है कि एयरलाइन चल सके।
और दूसरी तरफ ये भी है कि हाँ, जो मनमानी होती है, प्राइसिंग बहुत सारे बढ़ जाते हैं, जैसे 50,000 60,000 का फेयर हो जाता है 2 घंटे की फ्लाइट पे, 3 घंटे की फ्लाइट पे, उस पर थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए। और डायनामिक प्राइसिंग के लिए एक स्पष्ट नियम बने, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें निगरानी रहे उसके ऊपर सरकार की। ये होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि डायनेमिक प्राइसिंग अगर आप लागू कर रहे हैं, उसका कुछ तो रूल रेगुलेशन हो, जैसे रेलवे में सरकार ने किया है, तो कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए कि अगर 5,000 का फेयर नॉर्मल डे में है तो वो 10,000 का होगा कि 15,000 का होगा कि 20,000 का होगा फेस्टिवल में। इसका कोई रेगुलेशन नहीं है और इसीलिए जो मन वो किराया चार्ज यहाँ पर किया जाता है। वंदना जी, आपका टेक मैं इस पर जानना चाहता हूँ, इसके पीछे की दलील क्या होती है? क्योंकि पैसेंजर की मजबूरी है, आप 4 बार सर्च कर लो, उसी में वो एल्गो से दाम बढ़ जाते हैं। शुक्रिया फर्स्टली फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो इधर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये डियोपोली सिचुएशन है, और डियोपोली सिचुएशन जिसमें 91% शेयर आपका इंडिगो और एयर इंडिया में बटा हुआ है अभी, विद बेयरली 5% विद अकासा एंड जैसे स्पाइस जेट इज नोवेयर। इस सिचुएशन में ये एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म बना हुआ है और इसको सेल्फ रेगुलेट भी करना है एंड इंडिपेंडेंटली भी रेगुलेटर को, डीजीसीए को या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को विद क्वासी जुडिशियल पावर्स इसको रेगुलेट करना जरूरी है। बिकॉज हमने पहले भी देखा है, कुंभ मेला देख लीजिए, छठ पूजा देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, अभी आप दिवाली की बात कर रहे थे कि द प्राइसेस गो थ्रू द रूफ। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप एक ही प्लेन पे बैठे हैं, आपने 8,000 दिए और आपके साथ जो बैठा है उसने 18,000 दिए। ये मैं समझती हूँ कि अर्ली बुकर का प्राइस अलग होता है और लास्ट मिनट का कॉम्पेंसेशन होता है, लास्ट मिनट फ्लायर हैज टू पे मोर, विच इज व्हाट द डायनामिक प्राइसिंग मैकेनिज्म इज अबाउट। बट बात ये है कि यहाँ पे इट इज बिकमिंग अ लिटिल टू मच। हम ये भी जानते हैं, हमने पहले भी ये बोला हुआ है आपके चैनल पे, दैट major problem with India, our country, is cost. So the air turbine fuel, which is 35 to 40% of the operating cost of the airline, is passed to the airline, and the airline is passing it to the passenger. अगर आप पैसेंजर को पास कर रहे हो, उसके ऊपर आप कर रहे हो व्हाट यू कॉल अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ बंडलिंग द सर्विसेज, आप अनबंडल कर रहे हो, तो आप उसका बैगेज भी चार्ज कर रहे हो, बैगेज के रूल्स बदल दे रहे हो, सीट का अलग चार्ज ले रहे हो, मील का चार्ज अलग ले रहे हो। Exactly. Not acceptable at all. Therefore, it is very important that the rules have to be the rules of the tariff have to come out. Right. जैसे आप पैसे को देख लीजिए, there is a clear anti discrimination जिसको बोलते हैं law, और there is a clear competition guideline कि ऐसे नहीं कर सकते हैं. You have to be transparent with your fares. Right. You have to you give a 24-hour free cancellation policy. कोई hidden baggage fare नहीं होना चाहिए. तो ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं. ठीक बात. As the third largest aviation market in the world. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। दमानिया सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आप जरा बताइए, क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। डायनेमिक प्राइसिंग आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कुछ तो फार्मूला होना चाहिए। आपके हिसाब से वो फार्मूला क्या होना चाहिए? ये जिसको वो अनकंट्रोल्ड फार्मूला तो नहीं हो सकता सर, कुछ तो फार्मूला, कुछ तो कैप लगाना होगा, वो क्या होना चाहिए? आता हूँ एक मिनट के बाद, लेकिन वंदना जी ने कहा कि फ्यूल प्राइसेस आर 30 to 40%. नाउ विद द न्यू प्राइस ऑफ द फ्यूल, आई डोंट नो हाउ इट्स फॉलन और नॉट, राइट, बट द फ्यूल प्राइस हैड गॉन टू अबाउट 55 to 60%. देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट हैज टू हेल्प इन सपोर्टिंग द फ्यूल प्राइस. गवर्नमेंट फ्यूल के लिए कुछ भी चार्ज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ भी चार्ज कर रहे हैं टैक्स में. अल्टीमेटली देखिए, ये एयरलाइंस है ना, दे आर गोइंग टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द कंज्यूमर. नहीं सर, एक सेकंड सर, दमानिया सर, एक सेकंड में एक सवाल जोड़ देता हूँ। आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं, मतलब ये डिबेट आज का हमारा इस पे नहीं है कि फ्यूल प्राइस बढ़े तो आपने रेट क्यों बढ़ाए। अगर फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं, एटीएफ के दाम बढ़ते हैं, तो वो अल्टीमेटली एयरलाइंस जो वो पास ऑन करेंगी कंज्यूमर तक, इसमें कोई शक या कोई दूसरी बात नहीं है कि अल्टीमेटली उनके पास भी कोई रास्ता नहीं होगा। फ्यूल प्राइस अगर बढ़ता है, तब अगर एयर टिकट बढ़ते हैं तो उसका एक वैलिड रीजन होता है कि हाँ फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं। मैं उसकी डिबेट नहीं कर रहा हूँ सर,
ये जनरल प्रैक्टिस है एयरलाइंस का। अभी फ्यूल प्राइस तो अभी बढ़े हैं, बहुत लंबे समय तक क्रूड 70-80 के रेंज में रहे। Yes, correct. ये तब की You're बात, ये हर त्योहार की बात है, कोई इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात That is हो wrong. रहा है, मौके की बात हो रही है सर जी। नहीं, the opportunity देख के प्राइस बढ़ाना is completely wrong. That is wrong. Yes. Then the government should say, boss, highest fare cannot exceed, say, on Mumbai-Delhi sector, Exactly. 25,000. Just give a hypothetical. Right. और Mumbai-Bangalore से 22,000. हम्म, फिर अगर एयरलाइंस प्रीडेटरी प्राइसिंग करेंगे और अपॉर्चुनिटी लेंगे सिचुएशन में, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल हैव टू कम टू अ सिचुएशन वेयर दे विल से द हाईएस्ट लिमिट ऑन दिस सेक्टर कैन बी दिस मच, दिस सेक्टर कैन बी दिस मच, दिस सेक्टर। अगर एयरलाइंस का ये एटीट्यूड रहा और चलते रहा कि भाई फेस्टिवल के टाइम और इमरजेंसी के टाइम फेयर्स आर गोइंग 50,000, 70,000, 1 lakh, then ultimately the Supreme Court and the government of India will have to come down to a point where they will say the highest packet is this and you cannot exceed this packet. Ultimately, this will happen if the airlines refuse to self-regulate beyond a certain point. This is going to happen. तो सर ये कोई एक फार्मूला, ट्रांसपेरेंट फार्मूला नहीं हो सकता है क्या? मतलब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे रेलवे में चलता है कि मान लीजिए आपका 10% सीट अगर बुक हुआ है, तो 10% के बाद अगर आपका होता है, अब बुकिंग होती है, तो उस पर आप डायनेमिक फेयर 5% लगाओ, 10% लगाओ, वॉट एवर जो भी लगाओ, 20% लगे तो उसके बाद तो वो हर एक कंज्यूमर को समझ में आनी चाहिए ना कि भाई मैंने अगर 50 सीट बुक होने के बाद अपना टिकट लिया है तो इसलिए मुझे इतना फेयर देना पड़ रहा है। आज की डेट में तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 7 नवंबर का टिकट फेयर 14,000 क्यों है पटना का। मेरे पास समझने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो the airline, see, ultimately the airline should have a way of conveying to the past consumer, okay, bhai, this is where the VFR is structured. You Exactly. cannot go take a chance and seek a chance के भाई दिवाली दशहरा है, अगले हफ्ते छुट्टी है, families को जाना है, and then the prices will go haywire. That's what I'm saying. If the बिल्कुल, airline do not take care of the consumer, ultimately the government will have to intervene, Very and then the government intervention will not stop. वेरी वैलिड पॉइंट सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। अब रवि जी, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए एयर फेयर को रेगुलेट करने का, जो कि दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, कंज्यूमर के लिए भी और एयरलाइंस के लिए भी? देखिए, बैलेंस बनाना एक बहुत जरूरी है दोनों में। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि एयरलाइंस पे हम लोग रेगुलेशन ला दें और तो वो बिजनेस नहीं चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा तो एयरलाइन बैठ जाएंगी। दूसरी तरफ मनमाना किराया वसूल करें, ये भी ठीक नहीं। तो इसके लिए क्या है कि एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसमें जो बहुत ज्यादा फेयर्स होते हैं कुछ किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए, कुछ आवर ऑफ फ्लाइंग के हिसाब से लगाया जाए, एक मिनिमम फेयर होता है उसको फिक्स किया जाए। और दूसरा बात है, जो बैगेज वगैरह के अलाउंस हो गए, मील्स के हो गए, वो बहुत एकदम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। एक फेयर होना चाहिए, जो कई लोग होते हैं जो सेम डे जाते हैं जिनके पास सिर्फ हैंड बैग होता है, और एक फेयर एक निश्चित बैग के लिए होना चाहिए। जैसे आप अगर विदेश में जाएंगे तो वहां पे मिनिमम जो बैग का होता है, या तो बैग है और है तो 23 kg है, और नहीं है तो फिर आपके पास सिर्फ हैंड बैग है। तो इस तरह से थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को भी नहीं भारी पड़े। दूसरा ये है कि एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर एयरलाइन किराया बढ़ाती है तो पता होना चाहिए कि किस लिए बढ़ाया, कि अगर आप बुकिंग सिस्टम में अगर टाइम से बुकिंग करेंगे, सीट की उपलब्धता है या डिमांड कैसी है उस समय, तो ये सब चीजें बनानी पड़ेगी। दूसरा एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी जो वंदना जी ने बोला कि इस समय 90% जो है सिर्फ 2 एयरलाइन करती है। तो सरकार को चाहिए कि नई एयरलाइंस को प्रोत्साहित करे, सपोर्ट करे। वो तो ठीक स्कीम है। में करती है, अभी फिर से रिवाइज होके आ रही है। अच्छा, दो बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अभी चूंकि मोनोपोली है, वो अलग बात है, एक अलग पॉलिसी फ्रेमवर्क उसके ऊपर जो बाकी कोई एयरलाइन पैसे नहीं बना रही। हमने देखा है एयर इंडिया के डेटा हर क्वार्टर में उनको लॉस हो रहा है, इसलिए उन्होंने कटौती भी की है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फुटफॉल नहीं है, बट वो पैसे नहीं बना रही है, ये बात भी कई बार कही जाती है। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीच का, क्योंकि एयरलाइंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने बहुत क्लियर साफ बात कही, क्योंकि हम एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल या उनके जो प्रॉफिट होना चाहिए जो लेजिटिमेट, उसके खिलाफ नहीं है। सवाल ये है कि क्या कंज्यूमर के साथ फेयर हो रहा है, क्या कंज्यूमर के साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है। और कंज्यूमर क्यों अनाप शनाप फेयर पे करे, उसके ऊपर बात हो रही। 2 और मुद्दा है एयरलाइंस को लेकर के। एक तो ये है वंदना जी, सीट सिलेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है आज की डेट में। आप वेब चेक इन करने जाओ, कल आपको ट्रेवल करना है, आज आप जाओ तो हर सीट आपको चार्जेबल मिलेगी।
और फिर आप छोड़ दो तो ऑटो सीट में पता नहीं आपको कौन सी सीट दे दी जाए। तो इसमें पैसेंजर की क्या गलती है? अगर मैंने पहले टिकट बुक किया है, मैं वेब चेक इन करना चाहता हूँ, तो मतलब मैं चाहता हूँ इसका मैकेनिज़्म कैसे दुरुस्त होगा? क्योंकि जो भी प्रीमियम सीटें हैं, आगे की, आयल, विंडो, शुरुआत की, वो सारी सीटें आपको चार्जेबल मिलती हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि जो एयर ट्रैवल है, इट इज नॉट अ लग्जरी, दिस इज एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी ही गवर्नमेंट बात करती है हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ठीक है ना? इट इज एसेंशियल सर्विस। अब एसेंशियल सर्विस के लिए रूल्स होना तो बहुत जरूरी है। बिना रूल्स के जिस तरीके से ये अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज हो रही हैं, जैसे आपने बोला मील्स का बोल लिया, सीट का बोल लिया, ऑल ऑफ दीज, चेक इन से लेके बैगेज चेक इन, आप एयरपोर्ट पहुंचिए, वहां से आप पोर्टर के थ्रू अंदर जाइए, आप चेक इन करिए, वहां से लेके अंदर तक, राइट अप टू इनसाइड, एंड द सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड, हर चीज पे हिडन चार्जेस हैं, जैसे आपने कहा। इसके लिए रूल्स निकालना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई आपको मैं ये कहती हूँ, व्हाई इज इट दैट these cases keep going to the Supreme Court? Why? Obviously because there is a problem, and the problem has to have a solution. A solution के लिए definitely it's a constitutional issue. Then it is not just an airline and the passenger. It comes to the constitution, it comes to the law. तो इसका तो रूल निकालना ही पड़ेगा, and like there has to be a proper mechanism which has to be transparent. अगर हमें समझ नहीं आता है, we can look at the US model, we can look at the European model, Right. even the Canadian model. हम देखेंगे कि everything is transparent. ये आपका बेसिक फेयर है, ये आपका बैगेज अलाउंस है, इस पे कोई हिडन सरचार्जेस नहीं है, आप वेब चेक इन पे सीट सिलेक्शन कर सकते हैं, सर्टन सीट्स विद लेग स्पेस, आई अंडरस्टैंड, बिजनेस क्लास सीट्स आई अंडरस्टैंड, which anyway contribute to 40% of the revenue of the airline. अब 60% जो ओपन है, हाँ, उसमें बिल्कुल ठीक बात है, fair enough। और ये दिक्कत तब और बढ़ जाती है, हालांकि ये अभी ट्रेन में भी है, बट फ्लाइट की दिक्कत इसलिए ज़्यादा हो जाती है दमानिया सर, कि जैसे मान लीजिए किसी फेस्टिवल पे आप देखिए, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर द सीट। गवर्नमेंट ने बीच में निकाला था कि आई थिंक सर्टेन 40 या 40% सीट ओनली यू कैन ब्लॉक। मैंने बाद में पेपर में पढ़ा कि ये रूल गवर्नमेंट ने निकाल दिया। गवर्नमेंट के से पे आपका 180 सीटर का प्लेन है, 40% सीट आप चार्ज कर सकते हैं, एडिशनल ब्लैक स्पेस, ये वो विंडो सीट, बाकी 60% ओपन रखिए। आप माने कि नहीं, आप बुकिंग करने जाओ, इफ यू आर 2 people ट्रैवलिंग, आपको एक सीट खरीदनी ही पड़ेगी, बिकॉज देयर आर नेवर 2 सीट्स अवेलेबल। खाली पीछे की थोड़ी सेंटर सीट्स फ्री ओपन है, बाकी सब पेड है, और पेड भी रिडिकुलस पेड है। तो गवर्नमेंट इतना तो रेगुलेशन कर सकती है कि भाई बियॉन्ड 40% सीट्स और 30% सीट्स यू हैव टू कीप ओपन। उतना तो कर सकते, पहले किया था, फिर निकाल दिया गवर्नमेंट ने। सो इतना तो कंट्रोल। सी, टुडे द प्रॉब्लम इज बिकॉज वी हैव अ duopoly situation. Unfortunately, we have to toe the line with the airline. Not airline is not towing line with the government. Right. This is the situation. Exactly. ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और आप बात कह रहे और एयरलाइंस आने चाहिए, इट इज नॉट इजी। It is not The easy. atmosphere and the ambience in India is not easy for a new airline to come. It's a very, very tough call. हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम दुनिया से कंपेयर करते हैं, तो अब तो बहुत ज़रूरी है कि आपका ट्रेवल जो है वो फास्ट हो, इजी हो, और इतने सारे एयरपोर्ट हो गए हमारे यहाँ, तो अब तो लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे अभी वंदना जी ने कहा कि ये एसेंशियल सर्विस है, बिल्कुल एसेंशियल, लग्जरी नहीं है। आज की डेट में किसी को अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, कोई इमरजेंसी है, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस के सिलसिले में जाना है, आज जाना है, कल आना है, तो वो 2 दिन ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर सकते। ये बहुत नेसेसिटी है आज की डेट में। इसके ऊपर तो बहुत डिटेल में काम करना पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और है रवि गोसाई जी, जैसे हम अलग अलग उसमें बात कर रहे हैं और अलग अलग फार्मूला भी सुझाया जा रहा है कि इसको लेकर के क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, कैसे, मतलब एयरलाइंस का जो बिज़नेस का मॉडल है, ठीक है, मतलब किराया एक पार्ट है, अगर विदाउट कंज्यूमर को पास ऑन किए, कंज्यूमर पे ज़्यादा बोझ दिए, अगर इस बिज़नेस मॉडल को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल और बनाया जाना चाहिए, बनाने की कोशिश की जाए, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए?
देखिए, एयरलाइन के पास एडवर्टाइजमेंट एक मॉडल होता है जिससे वो रेवेन्यू कर सकती है। दूसरा चार्टर ये लोग प्लेन देते हैं, वो एक मॉडल हो सकता है। बिजनेस क्लास की जो सीटें हैं उस पे ये लोग फेयर प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बिजनेस में जाते हैं शायद वो ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं आम नागरिक के कंपैरिजन में। तो कुछ इस तरह का वो रेवेन्यू मॉडल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। बाकी ट्रांसपेरेंसी एक सबसे बड़ा होगा। अगर मेरे ख्याल में लोगों को समझ में आएगा कि किस चीज़ के प्राइस वो दे रहे हैं, तो थोड़ा सा परेशानी कम होगी। ओके, परफेक्ट, ठीक बात है। चलिए, हम सब उम्मीद करते हैं कि ये अनाप शनाप किराए पर लगाम लगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को सुना है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हम सब उम्मीद करते हैं कि ये अनाप शनाप किराए पर रोक लगे, इसका कोई एक प्रॉपर, एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी मैकेनिज़्म तैयार हो, और हम ये भी चाहते हैं कि एयरलाइंस भी चलती रहे, उनका प्रॉफिट हो, लेकिन उनका प्रॉफिट और कंज्यूमर का इंटरेस्ट, ये दोनों को सेव करना, सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दमानिया जी आपका, रवि जी आपका, और वंदना जी आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।